मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह आचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम अभी तक प्रस्ताव और सहमति के संदर्भ में, स्वीकृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि सहमति और स्वीकृति न दी जाए, वरन वह सहमति और स्वीकृति स्वतंत्र भी होनी चाहिए। इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम में कहा गया है कि यदि वैध अनुबंध का निर्माण करना है तो अनुबंध करने वाले पक्षकारों में ठहराव के संबंध में प्रथम सहमति का होना आवश्यक है। वहीं सहमति का स्वतंत्र होना भी अनिवार्य है। इस प्रकार न केवल वैध अनुबंध के लिए सहमति का होना आवश्यक है, वरन सहमति का स्वतंत्र होना भी अति आवश्यक है। अतः स्वतंत्र सहमति अनुबंध अधिनियम में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत धारा 13 में ये समझाया गया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से ठहराव करते हैं तो ये कहा जाता है कि वे सहमत हुए हैं। सहमति के लिए दो बातों का होना बहुत आवश्यक होता है कि कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है, तो सहमति के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति स्वयं से ही सहमत होने का कोई अर्थ या औचित्य नहीं रखता है। अतः सहमति के लिए कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। इसी तरह से एक ही बात या विषय का होना, सहमति के लिए यह बात भी आवश्यक है कि ठहराव करने वाले पक्षकार एक ही बात पर या एक ही विषय पर एक ही भाव से सहमत हों। यदि प्रस्तावक और स्वीकर्ता दोनों पक्षकार एक बात पर एक मत नहीं रखते हैं तो वैध अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। स्वतंत्र सहमति के संदर्भ में धारा 14 में ये बात को समझाया गया कि धारा 13 के अनुसार सहमति को स्वतंत्र सहमति उसी दशा में माना जाता है जबकि सहमति निम्न तत्वों के प्रभाव से न दी गई हो, यानी कि सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती से न दी गई हो। धारा 15 के अंतर्गत उत्पीड़न को समझाते हुए लिखा गया है कि उत्पीड़न का आशय होता है जोर, जबरदस्ती, दबाव, धमकी अथवा बल प्रयोग आदि। परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए बाध्य या विवश करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कोई भी कार्य कर सकता है जो भारतीय दंड विधान के द्वारा वर्जित है, या संपत्ति को अवैध रूप से रोक लेना या रोकने की धमकी देना ही उत्पीड़न कहलाता है। उत्पीड़न के लक्षणों के संदर्भ में ये बात बताई गई कि भारतीय दंड विधान के अंतर्गत वर्जित कार्य को करना, कि यदि कोई ठहराव एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की सहमति उसके लिए प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसमें कि उसका उद्देश्य रुकावट या बाधा पहुंचाना, मारना, पीटना, बल का प्रयोग करना, तो वह भारतीय दंड विधान ने इसको वर्जित माना है। भारतीय दंड विधान के अनुसार वर्जित कार्य करने की धमकी देना, तो जो उपरोक्त बातें बताई गई है, ऐसी धमकी में चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, हत्या करने की धमकी देना भी उत्पीड़न माना जाता है। इसी के संदर्भ में इस बात को भी समझाया गया कि किसी पक्षकार की संपत्ति को अवैध रूप से रोकना या रोकने की धमकी देना भी जो है उत्पीड़न माना जाता। इसी तरह से उत्पीड़न का जो उद्देश्य है कि यदि कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार पर उत्पीड़न का प्रयोग ठहराव करने के उद्देश्य से करता है तो ही इसे उत्पीड़न माना जाएगा। उत्पीड़न स्वयं पक्षकार द्वारा या किसी अन्य के द्वारा उत्पीड़न का प्रयोग एक पक्षकार स्वयं दूसरे पक्षकार पर कर सकता है, या उसके एजेंट द्वारा या अन्य पक्षकार द्वारा भी ठहराव करने के उद्देश्य से संबंधित पक्षकार पर उत्पीड़न का प्रयोग किया जा सकता है। उत्पीड़न का प्रयोग स्वयं पक्षकार के विरुद्ध अथवा निकट संबंधी के विरुद्ध भी किया जा सकता है, या उत्पीड़न का प्रयोग किसके विरुद्ध किया गया है यह भी महत्वपूर्ण होता है। उत्पीड़न का स्थान, उत्पीड़न के स्थान के संबंध में यह बात महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्पीड़न का प्रयोग जिस स्थान पर किया गया है वहाँ पर भारतीय दंड विधान का लागू होना और लागू नहीं होना महत्वहीन है। विश्व के किसी भी स्थान पर प्रयोग किया गया उत्पीड़न विधान के द्वारा मान्य है। विशेष प्रकार की धमकी उत्पीड़न नहीं है
और इसी तरह से सिद्ध करने के भार के अंतर्गत इस बात को समझाया गया कि यदि किसी पक्षकार से सहमति उत्पीड़न के द्वारा प्राप्त की गई है तो पीड़ित पक्षकार को यह सिद्ध करना होगा कि ठहराव के लिए उससे प्राप्त की गई सहमति उत्पीड़न के द्वारा है, तो इसके सभी प्रमाण वैधानिक रूप से देने होंगे, अर्थात कहने मात्र से ही उत्पीड़न नहीं माना जाएगा, इसके लिए आवश्यक वैधानिक प्रमाण भी प्रस्तुत करने होंगे। तो इस तरह से आज हमने स्वतंत्र सहमति के अंतर्गत उत्पीड़न की बात को समझने का प्रयत्न किया। आगे हम इसी विषय को और आगे समझेंगे। धन्यवाद।